Hi, good morning, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching a very important session. This is a money laundering case, and आपको ये पता होगा that चंद्रा कोचर जो कि ICICI बैंक के CEO थे और उनके ऊपर अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और ये लंबे टाइम से चल रहा है सिंस 2018। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। उस टाइम पर जब ये हुआ था तो हम सोच रहे थे कि यार ये भी रफा दफा हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये चला जाएगा एंड विल गेट टू सी दैट शी हैज कम आउट फ्रीली फ्रॉम द कोर्ट। बट ऐसा नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। और रिसेंटली जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कोर्ट है, उनका जो स्पेशल कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, उन्होंने गिल्टी फाइंड किया है कि शी इज गिल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। शी इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ 64 करोड़ रुपीज अगेंस्ट ए लोन दैट शी सैंक्शनड फॉर वीडियोकॉन। 300 करोड़ रुपए का इन्होंने वीडियोकॉन के लिए एक लोन सैंक्शन किया था और उसके अगेंस्ट में 64 करोड़ रुपीस उनको मिले थे। अब ये उनको नहीं मिले थे, उनके हस्बैंड को मिले थे। इनफैक्ट उनके हस्बैंड के कंपनी को मिले थे। उस कंपनी का नाम है न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी को स्टार्ट करने वाला है वीडियोकॉन और प्लस इनके हस्बैंड दोनों ने मिलकर किया था और बाद में उसका जो भी प्रोमोटिंग राइट्स था वो उनके हस्बैंड के पास आ गए थे। तो अल्टीमेटली उनके हस्बैंड की कंपनी कह सकते हो आप। और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है बेसिकली, और इस कंपनी में 64 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ था बाय दी वीडियोकॉन वालों ने किया था वो इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट इस शर्त पे किया था कि मैं आपको 300 करोड़ का लोन सैंक्शन करूंगी और मुझे उसमें से 64 करोड़ रुपीस चाहिए, नॉट डायरेक्टली टू मी बट टू द कंपनी ऑफ माई हस्बैंड। चंद्रा कोचर जमनालाल बजाज एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, इनफैक्ट मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है मैनेजमेंट का, वहाँ से पास आउट है। मतलब शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वेरी इंटेलिजेंट, लॉट ऑफ थिंग्स, बट अल्टीमेटली शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। दिस हैपेंड इन 2009। जैसे वो ICICI बैंक के CEO बनी, ठीक 3 महीने के अंदर उनको ये लोन सैंक्शन करना होता है, मतलब वो खुद करती हैं और उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में शी गेट्स एन एडवांटेज ऑफ 64 करोड़ रुपीज़। आप चाहे तो उसको ब्राइब कह सकते हैं, करप्शन कह सकते हैं, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग है ये। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि आप इलीगल पैसा लेते हैं और उसको आप वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी इलीगल तरीके से पैसा कमाया और उसको आपने किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया और प्रॉपर्टी आपने अपने नाम कर दिया and the black money has already converted into a white money and that is called as money laundering। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का आई ओपनिंग केस है और इनफैक्ट इसके ऊपर एक मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना, ये जो 64 करोड़ रुपीस का लेना देना हुआ था, वो जिस प्रकार से हुआ था उसके ऊपर एक डेफिनेटली आने वाले टाइम में मूवी बनेगी और आप सभी देखेंगे। अभी कोर्ट का बाकी जगहों का जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में केस सब जगह चल रहा है। हाईकोर्ट पे चल रहा है बॉम्बे, इनफैक्ट CBI के कोर्ट में भी चल रहा है और अभी PMLA कोर्ट में तो चल ही रहा है, उसका जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सो सम ऑफ द रिजल्ट्स आर इट टू कम, बट जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बाद जो इनके ट्रिब्यूनल बने, उस ट्रिब्यूनल ने इनको अल्टीमेटली गिल्टी करार दे दिया है। और इनकी वो दलील नहीं चली कि वो जो लोन सैंक्शन हुआ था 300 करोड़ का, वो मैंने अकेले ने नहीं किया था, पूरी कमिटी ने की थी। वो दलील उनकी चली नहीं। The court did not accept that because the court found that it was not possible। उसके पीछे एक बहुत रहस्यमय कहानी है। कहानी ये है कि इनका है ना एक फ्लैट है बॉम्बे में चर्च गेट के पास, जो इनके हस्बैंड ने और उनके परिवार ने 1995 में खरीदा था। ओके, और जिस समय उन्होंने खरीदा था तब उसकी वैल्यूएशन थी 5.25 करोड़ रुपए के आसपास। और जिस साल इन्होंने 300 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था वीडियोकॉन को, उस समय उस फ्लैट का सेल इन्होंने वीडियोकॉन के एक कंपनी में की थी एट ए कॉस्ट ऑफ 11 लाख रुपीस। अब आप सोचिए, 5.25 करोड़ की प्रॉपर्टी द फैमिली हैज सोल्ड फॉर जस्ट ₹11 लाख 2009 में। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ दैट लोन, ये फैमिली क्या करती है, 11 लाख में अपने उस फ्लैट को, जो उन्होंने 1995 में 5.25 करोड़ में खरीदा था, जब उसका वैल्यूएशन उतना था, उसको 2009 में 11 लाख में बेच देती है। तो 11 लाख में क्यों बेच रहे हो आप?
और अल्टीमेटली वो घर वापस इनको मिल जाता है 2016 में। कंपनी वाले वापस इनको ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब इनके परिवार का ट्रस्ट बनता है और उस ट्रस्ट में वो फ्लैट वापस से ये सेल कर देते हैं। एंड वो जो 11 लाख रुपए हैं, वो 11 लाख रुपए इनको उस समय मिले थे जब उन्होंने इसको सेल किया था वीडियोकॉन को। अब इसमें रहस्य ये है और इसी के ऊपर मूवी बनेगी, बिकॉज दिस इज व्हाट द मेन सीन इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर केस। किसी का ध्यान 64 करोड़ रुपीस में नहीं जाएगा प्राइमा फेसी। वाई? बिकॉज दैट मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द कंपनी कॉल्ड वीडियोकॉन टू ए कंपनी ऑफ हर हस्बैंड। उनके हस्बैंड और वीडियोकॉन खुद प्रोमोटर्स थे पहले और बाद में हस्बैंड पे चला गया, तो आपने कंपनी पे लगाया। चंद्रा कोचर जी तो यही बोलेंगे ना, आई हैव नॉट टेकन दैट मनी 64 करोड़ रुपीस, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट 64 करोड़ रुपीस। मैंने तो लेजिटिमेट तरीके से लोन सैंक्शन किया टू वीडियोकॉन। और तब भी उस समय जब वीडियोकॉन खुद बहुत परेशान था, मतलब इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वीडियोकॉन टू सर्वाइव इन द मार्केट। मतलब लोन सैंक्शन करने का देयर वाज नो रीजन एट ऑल। भाई लोन तो आप तब सैंक्शन करोगे जब आप ऑपरेटिंग फॉर्म में रहोगे बहुत जगहों पर, यू वुड लाइक टू इंक्रीज द सेल और आपके पास कुछ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, यू वुड बी वर्किंग ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशंस द बैंक इज गोइंग टू सैंक्शन दैट लोन ना। ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था और वीडियोकॉन की हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट टुडे इफ यू गो टू द मार्केट यू विल नॉट फाइंड एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ वीडियोकॉन। उस समय जब लोन दिया था कंपनी बिल्कुल गर्त में थी, तो आपने कैसे दे दिया लोन? तो डेफिनेटली आपने जब ये लोन सैंक्शन किया होगा, यू मस्ट हैव टेकन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न। लेकिन वो मनी कहाँ गया किसी को पता नहीं। अब यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसके सामने वो फ्लैट निकल कर आएगा कि यार इस परिवार ने ये फ्लैट क्यों बेचा 2009 में और फिर 2016 में इनको वापस मिल गया। जब इन्होंने बेचा तो 11 लाख में क्यों बेचा? तो आप बोलोगे, आप सोचोगे शायद ये 11 लाख रुपए जो इनको मिल गए अल्टीमेटली इज द result of that transaction which the bank has done for the company called Videocon, पर बैंक ने नहीं, चंद्रा कोचर ने किया। तो चंद्रा कोचर को शायद आपने 11 लाख रुपए दिए। बट आप सोचो 300 करोड़ रुपए पे आप 11 लाख रुपए का ब्राइब लोगे, करप्शन लोगे, ये सफाइस नहीं करते, इट डज नॉट कनेक्ट ना। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेट करेगा तो बोलेगा नहीं यार 11 लाख रुपए का कौन ब्राइब लेता है या करप्शन लेता है। तब जब आप 300 करोड़ का लोन सैंक्शन करते हो तो ये तो ऐसे ही हो नहीं सकता यार, दिस इज समथिंग एल्स। यार ये नॉर्मली एक ट्रांजैक्शन होगा, इन्होंने 11 लाख में बेचा होगा और बाद में फिर इन्होंने खरीद लिया। तो इन बिटवीन यदि कोई इन्वेस्टिगेशन होता तो सारे के सारे अथॉरिटी इस चीज पे पड़ जाते कि 11 लाख रुपए के इन्होंने फ्लैट क्यों बेचा। तो अल्टीमेटली आपका ध्यान नहीं जाएगा, बट द मनी दैट द फैमिली हैज रिसीव्ड इज इन द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड। So this is the point where you could see that you can make out a movie out of this. तो ultimately ये फाउंड किया कोर्ट ने, इनफैक्ट ट्रिब्यूनल ने, कि ये सारी चीजें एक इतने कंस्पायरेसी के साथ आपने बनाया that you are able to dwindle the minds of the people so that they will not be able to catch you, because the actual corruption took place when the money has been given to the company of her husband. और ये ऐसा नहीं कि 2009 में ऐसा होता रहा केवल, उसके बाद भी कंटिन्यूसली आफ्टर 2009 टिल 2016-17 द केस वाज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली इट वाज अराउंड 1770 करोड़ रुपीस दैट वर सैंक्शनड बाय चंद्रा कोचर टू वीडियोकॉन। इन द मीन टाइम सीबीआई वाले जब बैंकों के ट्रांजैक्शंस देख रहे थे तो उनको ये पकड़ में आई कि यार इतना पैसा सैंक्शन हो रहा है वीडियोकॉन को, और वीडियोकॉन कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं है, सो व्हाई दिस मनी इज गेटिंग टू वीडियोकॉन। तो जब 2017 में बहुत ज़्यादा सीबीआई वाले इसको जांचने लगे तो उनके कैलकुलेशंस में आया कुछ यार मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग सकता है इसमें। तो आईसीआईसीआई बैंक और चंद्रा कोचर के साथ में प्राइमरी आप बोल सकते हो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है इन 2017 और ये मैटर अंदर ही अंदर चल रहा होता है। इन द मीन टाइम इन 2018 इंडियन एक्सप्रेस वाले एक रिपोर्ट छापते हैं एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पब्लिक एंड दैट वाज द रीजन व्हाई इन 2018 चंद्रा कोचर को सीईओ वाले पद से निकाल दिया जाता है। दैट मीन्स शी फाइनली लीव्स द कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक उनको छोड़ना पड़ता है। दैट हैपेंस इन 2018 एंड द इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस
और अलग अलग फ्रंट पे इन्वेस्टिगेशन होता है, सीबीआई वाले भी करते हैं, ईडी वाले भी करते हैं, और इतनी सारी चीज़ें उनको मिलती है, तब उनको समझ में आता है दैट शी वॉज टेकिंग लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ क्विड प्रो क्यू विथ वीडियोकॉन। तो पहले तो 300 करोड़ पे 64 करोड़ रुपीस का आपने करप्शन ले लिया। उसके बाद सीबीआई वालों को पता चलता है कि जितना पैसा इन्होंने बैंक से सैंक्शन किया था वीडियोकॉन वालों को, वीडियोकॉन के जो मालिक थे वेणुगोपाल धूत, जो कि इनके बहुत क्लोज एसोसिएट थे, वेणुगोपाल धूत और इनके हस्बैंड मिलके कई सारे कंपनीज का संचालन करते हैं जो कि एक्टिव ही नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे शेल कंपनीज में भी पैसा लगाया हुआ रहता है। सो वीडियोकॉन के जो प्रोमोटर है वो और इनके हस्बैंड मिलके इन द मीन टाइम दे डू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कंपनीज, दे स्टार्ट लॉट मनी कंपनीज इन बिटवीन। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया, उसके लिए चंद्रा कोचर ने ये लोन जो है सैंक्शंस किए थे वीडियोकॉन को, और अल्टीमेटली बाद में वीडियोकॉन बैंकरप्ट भी हो जाती है, पता है आपको। और वो 1700-1800 करोड़ रुपए जो बैंक आए वो पूरा एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो तकरीबन 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास जो इन्होंने सैंक्शंस किया होता है, उसका करीब 100-125 करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आता है। तकरीबन 1700-1800 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो एनपीए बन जाता है बैंक का। और फिर 2018 में जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रा कोचर को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है एंड शी स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ, और वो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। अल्टीमेटली 2022 में शी वॉज अरेस्टेड बाय द सीबीआई, इनफैक्ट ईडी वाले उनको पकड़ के ले जाते, फिर वो छूट जाते। इनफैक्ट दिसंबर 23 को उनको ले जाते हैं, उनको उनके हस्बैंड को, और फिर 6 जनवरी 2023 में वो छूट भी जाते बेल पे, वापस चले आते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे कहता है कि देयर वाज नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट वाज एब्सोल्युटली इलीगल। तो वहाँ से उनको बेल मिल जाता है, निकल जाते वो। और वेणुगोपाल धूत को भी पकड़ के ले जाते 3 दिन बाद, लेकिन उनको भी 20-22 दिन बाद छोड़ देते हैं। बट द मैटर इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। और ये रिजल्ट आप देख सकते हो, फाइनली फाउंड गिल्टी बाय द एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। मतलब इस लॉ के तहत इनको पकड़ा गया है। इनफैक्ट सेफमा मतलब स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट ऑफ 1976 के तहत इनके ऊपर केस चल रहा है अभी भी, एंड द मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द सीबीआई कोर्ट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट। बट चूंकि एक एपीलेट कोर्ट से जो जजमेंट आया उसमें उनको गिल्टी फाउंड कर दिया गया है, दैट मीन्स शी इज गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। बीइंग एट ए वेरी big position, you are committing certain acts which are absolutely not acceptable, because you are breaching your fiduciary relationship with other people, the promoters of the bank, and you are sanctioning loan to someone who is ultimately in a position that he will not be able to bring the company back into shape. तो आप वीडियोकॉन को देख लो, पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गई और वो खत्म भी हो गया। ओके, तो आपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का ब्रीच किया, नॉट जस्ट दैट, you have committed the wrongful act of conspiracy, dishonesty, cheating and what not. So these are something that had happened in the corporate sector law. तो ऐसे कैसे हो गया यार, मतलब we don't expect somebody doing graduation from Hindu college and then getting into Jamnalal Bajaj for management, and then coming out from that place you do lot of things, you become a gold medalist in the college, and ultimately you become the CEO of the bank, that is the top bank of the country in the private sector, ICICI Bank. और उसके बाद इतना बड़ा केस तो कैसे हो जाता होगा? I was thinking lot about it कि ऐसे कैसे हो गया? Why would somebody be looking forward to that much amount of money? जब उनकी खुद की सैलरी 3-3.25 करोड़ रुपए तो ऐसी थी। साल भर के एंड में if I make the calculations of her total in the form of salary and other dividends, I got to figure it out that it was not less than 10 crore rupees. तो क्यों ज़रूरत पड़ गई यार फॉर दिस मनी? मतलब इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा लगता नहीं था, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हर यू विल फील सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं सोच रहा था मे बी शी वॉज अंडर प्रेशर। कई बार फैमिली प्रेशर होता है, हस्बैंड ने कुछ स्टार्ट किया और हस्बैंड बोल रहे हैं अरे यार आई नीड सम हेल्प एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी इलीगल थिंग, ऑल आई एम जस्ट सेइंग दैट माई पार्टनर इज मिस्टर धूत, ही इज ए कॉमन फ्रेंड ऑफ अस ऑल्सो, यू नो दैट, सो ही इज अप्लाइंग फॉर सम लोन, तो ज़्यादा देख लेना यार, मतलब कोशिश करना कि वो लोन सैंक्शन हो जाए। हो सकता है कि वाइफ को पता ही नहीं हो
यार मेरा हस्बैंड जो है पीछे, मेरे पीठ पीछे एक कंस्पायरेसी कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है. देयर कुड बी डिफरेंट एंगल्स बिकॉज ए लेडी हैज टू सफर ए लॉट समटाइम्स. But even if it has happened, there is no excuse because it is happening at a very top level when it is not expected from you. Breach of any RBI regulation is not accepted. तो आपने न केवल RBI regulations आपने breach किया, इतने सारे rules and regulations को आपने breach किया. Contravention to all that, you have sanctioned loans to somebody who was not, doing things legally. और उसके बाद भी it has not happened once. It was happened a number of times, multiple times. ठीक है, आपने एक बार 64 करोड़ रुपीस लिया, आप कह सकते हो उसके बाद मैंने लिया नहीं, और वो 64 करोड़ भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि 2009 के बाद भी आई हैव सैंक्शनड ए नंबर ऑफ लोन्स टू द कंपनी. आई हैवंट टेकन एनीथिंग, यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड. मतलब पीएमएलए वालों से पूछेंगे कि आपके पास 2009 के बाद के रिकॉर्ड्स है जिसमें मैंने कुछ लिया है. दे हैव ओनली डेटा ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी इनडायरेक्टली टू द कंपनीज ऑफ हर हस्बैंड एंड वीडियो कॉल. तो अल्टीमेटली ये क्या है, यही तो आप कर रहे थे. मे बी वाइफ डजंट नो, ऐसा हो सकता है क्या? पर मैटर जो भी हो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस, एंड आई बिलीव दैट इन द टाइम टू कम इन फ्यूचर यू विल सी ए मूवी कमिंग अप ऑन दिस, एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट मूवी इन दैट केस. सो दिस इज द होल स्टोरी दैट ब्रिंग्स अटेंशन ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्षमता is not the guarantee or the certificate for the actions that you may perform. तो दोस्तों मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े कॉलेज से पास आउट होकर आए, आप हार्वर्ड से पास आउट होकर आए, या IIM अहमदाबाद से पास आउट होकर आए हैं, या आप NLU से पास आउट होकर आए हैं, या आप IIT से पास आउट होकर आए. डज नॉट मीन दैट, डज नॉट गिव द गारंटी, डज नॉट डू एनीथिंग टू सफाइज दैट यू विल डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. करप्शन कोई भी कर सकता है. And there is no guarantee for your education. There is no guarantee of education. There is no guarantee of your brilliance. There is no guarantee of your intellectual that you will not do such kind of things. This is a live example of that. There is a lot of things that are yet to come in this particular case that we will see in the time to come. But as of now, she has found guilty by the appellate court of PMLA. And we are going to see what will happen in the Supreme Court as well as in the High Court and the CBI court as well. So this was all that we have. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.